नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं किशन कोरी। आज मैं आपको सेकंड पार्ट ऑफ आयुष्मान भारत पेशेंट डिटेल के बारे में बताना चाहूँगा। इससे पहले जो डिटेल थी मैंने आपको बताया था कि पेशेंट के बारे में, पेशेंट का इलाज कैसे होता है, पेशेंट का इलाज किस कंडीशन में किया जाता है, ओपीडी ट्रीटमेंट क्या होता है, आईपीडी ट्रीटमेंट क्या होता है। देन इसमें जो पैकेजेस हैं वो लगभग 3222 के समथिंग आयुष्मान भारत स्कीम में दिए गए हैं, जिसमें जो कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ट्रस्ट पैकेजेस, गवर्नमेंट पैकेजेस एंड कॉरपोरेट पैकेजेस। कॉरपोरेट पैकेजेस जो रहते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए आरक्षित होते हैं, जैसे चिकनगुनिया हुआ, डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ। इस तरह से जो पैकेज 3 तरह के से गवर्नमेंट ने जो है वो किए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, या हम कह सकते हैं आरक्षित किए गए हैं। तो 3 तरह से होते हैं। पहली कैटेगरी ट्रस्ट लिखी, आप नोट कर लीजिए। पहली कैटेगरी ट्रस्ट, सेकंड कैटेगरी गवर्नमेंट, थर्ड कैटेगरी कॉरपोरेट। इसमें 3 तरह से हमें देखना रहता है। तो इसके ही अनुसार हम मरीज का जो है, पेशेंट का एडमिशन करते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट जो है निकल के आता है वो ये है कि इसमें हमें सबसे पहले पेशेंट की पहचान करना ज़रूरी है कि पेशेंट को आयुष्मान में लेने लायक है या नहीं है। तो पेशेंट जब ओपीडी में ट्रीटमेंट के लिए आता है तो ओपीडी में विज़िट करता है। विज़िट करने के बाद वो क्या देखता है कि पेशेंट डॉक्टर से मिले। डॉक्टर से मिलने के बाद ओपीडी में उसको कंसल्टेशन एडवाइस किया जाता है, कुछ इन्वेस्टिगेशन एडवाइस की जाती है, जिसे हम प्री इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। प्री इन्वेस्टिगेशन आने के बाद उसका डायग्नोसिस कंफर्मेशन होता है। डायग्नोसिस कंफर्मेशन मतलब रहता है कि मरीज का किस बीमारी का भविष्य में इलाज चलने वाला है या उसे किस इलाज की आवश्यकता है। जैसे कि एसिलरेटेड हाइपरटेंशन हुआ, डेंगू फीवर हुआ, चिकनगुनिया हुआ, ये जो है डायग्नोसिस कहलाते हैं और इनके सिम्टम्स अलग अलग तरह तरह प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले आयुष्मान में योजना में लेने से पहले यदि मरीज का कार्ड बना हुआ है तो उसकी सबसे पहले डायग्नोसिस हमें पता होना चाहिए। यदि हमें नहीं पता है तो उस डायग्नोसिस के बारे में हम डॉक्टर से बात करेंगे, जो हमारे इन हाउस डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं। उनसे हमें कोऑर्डिनेट करना रहेगा कि सर इसकी डायग्नोसिस क्या बन रही है। इसकी डायग्नोसिस यदि बन रही है तो फिर हमें आयुष्मान में लिस्ट में ये चेक करना रहेगा कि इसकी जो लिस्ट ट्रीटमेंट है वो आयुष्मान में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो पेशेंट को हम आयुष्मान योजना में एडमिट कर लेंगे। एडमिट करने के बाद मरीज का इलाज 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। पहला होता है मेडिकल मैनेजमेंट, दूसरा होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट वो इलाज किए जाते हैं जिसमें मरीज का ट्रीटमेंट होता है दवाई गोली या उसको सिम्टोमेटिक सपोर्टिव आईवी फ्लूइड्स दे करके। दवाई गोली, सिम्टोमेटिक सपोर्टिव आईवी फ्लूइड्स वो होते हैं जो बिना सर्जरी किए मरीज को ठीक कर देते हैं। जैसे कि कुछ बीमारियां हैं, जैसे हम निमोनिया है, निमोनिया में हम मरीज की सर्जरी नहीं करेंगे। निमोनिया कैसे, उसमें हम जो है दवाई गोली या उसको इंजेक्शन लगा करके मरीज को ठीक करते हैं, उसे हम मेडिकल मैनेजमेंट कहते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट से आप समझ सकते हैं कि वो मैनेजमेंट जो हम मेडिसिन से करते हैं, दवाई गोली द्वारा करते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट जो पहली कैटेगरी होती है उसमें जो सरकार हमें अमाउंट देती है वो 4 तरीके से देती है, जिसमें हमें कैटेगरीज वार्ड सेलेक्ट करना पड़ते हैं आयुष्मान पोर्टल पे। पहला होता है रूटीन वार्ड। यदि मरीज की नॉर्मल कंडीशन है, उसको नॉर्मल दवाई गोली से ठीक हो सकता है, तो उसे हम रूटीन वार्ड में सेलेक्ट करते हैं। सेकंड जो प्रोसेस होती है, सेकंड स्टेप होती है, या हम कह सकते हैं सेकंड ऑप्शन होता है, उसे हम कहते हैं HDU वार्ड, यानी हाई डिपेंडेंसी यूनिट, जो कि ICU वार्ड के एक सेकंड स्तर का होता है कि मरीज को ना ही ICU की ज़रूरत है ना ही वो रूटीन वार्ड की ज़रूरत है। तो जो बीच की स्थिति होती है मरीज की, उसे हम बोलते हैं HDU वार्ड। फिर इसके बाद आती है इसके ऊपर की कैटेगरी ICU, मतलब मरीज की कंडीशन जो है वो क्रिटिकल है, वो मरीज को ICU की ज़रूरत है,
उसको O2 सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको पैरा मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, तो उस केस में हम ICU विथआउट वेंटिलेटर सेलेक्ट करते हैं। और जो फोर्थ कैटेगरी आती है, सबसे जो क्रिटिकल कंडीशन होती है पेशेंट की, जो नियर बाय हम कह सकते हैं कि सबसे ही ज़्यादा दयनीय स्थिति कहलाती है, उसे हम कहते हैं ICU विथ वेंटिलेटर। तो इसमें हमें मेडिकल मैनेजमेंट में 4 तरीके से वार्ड सिलेक्ट करने होते हैं: रूटीन वार्ड, HDU वार्ड, ICU विथआउट वेंटिलेटर, ICU विथ वेंटिलेटर। तो इसमें हमें जो गवर्नमेंट अप्रूवल देती है वो हमें एक दिन के हिसाब से देती है, पर डे के हिसाब से देती है। तो मेडिकल मैनेजमेंट का जो हमारा अप्रूवल लेने वाला पार्ट होता है वो हमारा 2 तरीके से होता है। पहला होता है हमारा प्री ऑथराइजेशन अप्रूवल। जब पेशेंट हमारे पास एडमिट होता है तो एडमिशन का हमें गवर्नमेंट को बताना रहता है कि ये हमारे यहाँ पेशेंट एडमिट हुआ है, इसकी ये डायग्नोसिस है, फॉर एग्जांपल इसकी डेंगू डायग्नोसिस है। हमारे पास जैसे मरीज हुआ, 1 तारीख को हमारे पास मरीज एडमिट हुआ, हमने मरीज का प्री-ऑथ लिया। प्री-ऑथ अप्रूवल लेने के बाद हमारे पास क्या आता है कि 1 दिन का अप्रूवल आता है, फॉर एग्जांपल 6000 रुपये हमारे पास मरीज का अप्रूवल आया। फिर उसके बाद हमें मरीज क्योंकि 5 दिन 6 दिन तक एडमिट रहेगा, फिर हमारी 2 तारीख आई, तो 2 तारीख से 3 तारीख तक का हमें पोर्टल पर इन्हांसमेंट अप्लाई करना रहता है, जिसे हम कहते हैं इन्हांसमेंट, यानी बढ़ाने की प्रक्रिया हिंदी में कहा जाता है। किसी भी मरीज का बढ़ाने की प्रक्रिया या इन्हांसमेंट अप्रूवल हमें लेना रहता है। तो उस केस में हम पेशेंट का इन्हांसमेंट अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने में हमें पेशेंट का एनहांसमेंट जस्टिफिकेशन देना रहता है, जैसे कि पेशेंट के वाइटल्स हुए, डॉक्टर द्वारा एक जस्टिफिकेशन हुआ, और पेशेंट की जो करेंट ऑन बेड फ़ोटो है वो हमें पोर्टल पर अपलोड करना रहती है। उसके बाद हमें पेशेंट का जो है अप्रूवल मिलता है 2 से 3 तारीख तक का। इसके बाद पेशेंट धीरे धीरे रिकवर होता है। जैसे ICU में आया था तो ICU के बाद रिकवर हुआ, रिकवर होने के बाद फिर वो रूटीन वार्ड में आया। तो इस तरह से हमें पेशेंट का जो है प्रॉपर वार्ड वाइज हमें पोर्टल पर गवर्नमेंट को हर दूसरे दिन अपडेट करना होता है कि मरीज अभी वार्ड में चल रहा है, मरीज अभी ICU में है, फिर मरीज HDU में आया, फिर मरीज ICU में, फिर वार्ड में, और अब हमें इसकी छुट्टी करना है। तो इस तरह से मेडिकल मैनेजमेंट जो फर्स्ट पार्ट होता है ट्रीटमेंट का आयुष्मान में, उस तरह से मेडिकल मैनेजमेंट कवर होता है। तो फिर जाकर हमारे पास एक प्रॉपर अप्रूवल आता है। सेकंड कैटेगरी होती है सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें हमें पेशेंट की सर्जरी करके ट्रीटमेंट करना होता है। तो सर्जरी का जो अप्रूवल रहता है वो हमें एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। फॉर एग्जांपल जैसे हर्निया है, तो हर्निया की सर्जरी का हमें गवर्नमेंट द्वारा 15,000, 16,000 या जो भी XYZ उनके रेट डिसाइड रहते हैं, उसमें हमें हर्निया का एक फिक्स अमाउंट मिलता है, जिसमें हमें गवर्नमेंट के द्वारा ये बताया जाता है या उनकी एज पर गाइडलाइंस ये है कि हमें उसका ट्रीटमेंट उसी अमाउंट के अंडर में करना है। तो फिक्स अमाउंट में हमें पेशेंट को उसकी प्री इन्वेस्टिगेशन भी करानी होती है, उसका जो ट्रीटमेंट चलता है वो भी उसमें कवर होता है, पेशेंट की डिस्चार्ज मेडिसिन भी इसी में कवर होती है, 7 डेज़ की डिस्चार्ज मेडिसिन कवर होती है। एंड इसके बाद उसके जो भी यदि पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कुछ होते हैं तो वो भी हमें इसी में ही कवर करना रहती है एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, यदि वो हॉस्पिटलाइजेशन में एडमिट चल रहा है इलाज। तो सर्जरी में क्या रहता है कि सर्जरी में भी एक और पॉइंट निकल के आता है कि पेशेंट का में मेडिकल डिवाइस लगता है, जिसे हम इम्प्लांट कहते हैं। इम्प्लांट एक बहुत बड़ा पार्ट होता है किसी भी सर्जरी का। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्थोपेडिक सर्जरी, कोई ऐसा पेशेंट है जो एडमिट हुआ, उसकी हड्डी टूट गई हाथ की या पैर की, डॉक्टर ने बोला कि इसको एक रॉड लगेगी या प्लेट लगेगी, तो उस केस में इम्प्लांट हमें सिलेक्ट करना पड़ता है पोर्टल पे। इम्प्लांट एक मेडिकल डिवाइस होता है जो हमें एज पर सर्जन हमें एडवाइस किया जाता है या हमें बताया जाता है। तो उसका भी हमें ध्यान रखना है कि जब हम पोर्टल पर किसी सर्जरी पेशेंट का अप्लाई करना है तो उसका हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि इस पेशेंट का इम्प्लांट लगना है या नहीं लगना है। तो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट जो है पोर्टल पे ऐसा सॉफ्टवेयर में अपडेट है कि यदि उस सर्जरी में इम्प्लांट लग सकता है तो उसका पहले से ही ऑप्शन दिया रहता है इम्प्लांट सेलेक्ट करने का, तो उसमें हमें इम्प्लांट सेलेक्ट करना रहता है। देन इसके बाद हम पेशेंट की सर्जरी का अप्रूवल लेते हैं। सर्जरी अप्रूवल आने के बाद पेशेंट की सर्जरी होती है। देन फिर हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद पेशेंट का हम डिस्चार्ज करते हैं। अब इसमें जो डिस्चार्ज की प्रोसेस होती है, डिस्चार्ज में हमारा जो पहला मेडिकल केस रहता है उसमें पेशेंट का डेट ऑफ एडमिशन टू डेट ऑफ डिस्चार्ज तक के वाइटल्स
उसके ट्रीटमेंट रिकॉर्ड, उसकी सभी इन्वेस्टिगेशंस, ये हमें पेशेंट की पोर्टल पर अपलोड करना रहती है। और जो भी एज पर पोर्टल यदि पोस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन मांग रहा है तो वो पोस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमें पोर्टल पर अपलोड करना रहती है। सेकंड होता है सर्जिकल केसेस में हमें ऑपरेशन रिकॉर्ड अपलोड करना रहता है, पोस्ट ऑफ एक्सरे अपलोड करना रहता है यदि रिक्वायर्ड है। और पेशेंट की जो स्कार पिक है, स्कार मतलब होता है टाँका, जो टाँके लगते हैं उसका निशान का हमें प्रूफ जो है गवर्नमेंट को देना रहता है। उसके बाद फिर हम पेशेंट का अपलोड करते हैं जो भी पोर्टल पे प्री और पोस्ट इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर फाइल में मैच करना रहती है। किसकी प्री इन्वेस्टिगेशन क्या क्या थी वो हमने पोर्टल पे अपलोड की हैं या नहीं की हैं। यदि नहीं की हैं तो एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन हमें उसे एडवाइस करवानी है कि इस पेशेंट की ये प्री इन्वेस्टिगेशन हमें चाहिए है। फिर जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो पेशेंट की हमें डिस्चार्ज इन्वेस्टिगेशन पोर्टल पे देखना रहती है कि इसकी डिस्चार्ज इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी लग रही हैं, वो हमें एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज ही हमें अपलोड करनी होती है। साथ में पेशेंट के डेट ऑफ एडमिशन से डेट ऑफ डिस्चार्ज तक के इंडोर केस पेपर, उसके ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स, उसके वाइटल्स, जिसमें वाइटल्स जो एक वर्ड निकल के आता है, वाइटल्स हमारी बॉडी के हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के जो कंडीशन चलती है उसके एक साइन कह सकते हैं कि जैसे बीपी हुआ, बीपी हमारा वाइटल्स में आता है कि हमारा बीपी यदि अच्छा चल रहा है तो हमारे वाइटल्स नॉर्मल है। तो इस तरह से वाइटल्स होते हैं तरह तरह प्रकार के, जैसे बीपी हुआ, पल्स रेट हुआ, टेम्परेचर हुआ, हमारा SpO2 हुआ, जो हमारी ऑक्सीजन में शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसमें SpO2 भी आता है एट रूम टेम्परेचर। एंड इसके बाद वाइटल्स में हमारे और अदर भी कुछ इंक्लूड हो सकते हैं, तो वो हमें वाइटल्स भी हमें पेशेंट के अपलोड करने होते हैं यदि पेशेंट मेडिकल मैनेजमेंट में है। और एज गुड एज आप यदि सर्जरी में भी आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप सर्जरी में भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पेशेंट का जो पार्ट होता है डिस्चार्ज का वो कंप्लीट होता है और देन फिर पेशेंट डिस्चार्ज चला जाता है। इसके बाद जो प्रोसेस होती है वो होती है क्लेम इनिशिएशन की, क्लेम सेटलमेंट की, जो हॉस्पिटल द्वारा की जाती है। इसका जो पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही है। ऑल द बेस्ट, ध्यान रखें अपना। थैंक यू सो मच।